Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1. जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे पास जो पावर नोट्स हैं उनसे हम सारे चैप्टर्स की एक एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप इन चैप्टर्स को बहुत ही जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पावर नोट्स हैं इनमें सारे चैप्टर्स को ऐसे कंसाइज वे में दिया हुआ है. एक चैप्टर्स एक पेज, अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो 2 पेज, इससे ज़्यादा में नहीं दिया है. तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर पाएंगे, ज़्यादा चैप्टर्स रिवाइज़ कर पाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक दिन एक एक चैप्टर आपका फिनिश करते चलेंगे. अगर किसी दिन ज़्यादा टाइम होगा मेरे पास तो उस दिन हम लोग 2 चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे. तो आपका जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो पाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 29 में है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. तो आप लोग जल्दी से फॉर्म फिल करके अपना फ्री हो जाइए. उसके बाद आराम से पढ़ाई कीजिए एंड जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगी. और अगर किसी को अभी भी ऐसा सीनेट के बारे में पता नहीं है, बीएससी नर्सिंग के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं. बीएससी नर्सिंग नाम से प्लेलिस्ट है, उनमें सारी चीज़ें मैंने टॉपिक वाइज समझाई हैं. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज़ जाननी है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा जो आपका इस चैप्टर में दिया गया है पहला पेज, जिसमें आपकी फर्स्ट लाइन ही लिखी हुई है, अर्नेस्ट मेयर द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़. तो आपकी ये जो लाइन है, अर्नेस्ट मेयर द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा जाता है. तो ऑब्वियसली इसका आंसर है अर्नेस्ट मेयर. तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इस बुक मैं इसी बुक से मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी. बाकी मैंने और भी बुक्स या फिर नोट्स जो है अपने खुद के बनाए हुए थे, लेकिन इससे जब फर्स्ट क्वेश्चन आया था मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें क्या है कि आपका दिया गया है, द अर्नेस्ट मेयर द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी pioneered the currently accepted definition of biological species. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ जो है उनकी डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले किसने दी थी. तो उसके लिए भी आपका आंसर होगा अर्नेस्ट मेयर. एंड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो उसके लिए भी आपका आंसर होगा अर्नेस्ट मेयर. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ लिविंग. तो लिविंग क्या है, तो हमें यहाँ पे कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. तो इन सारी चीज़ों को लेके हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ जो है वो कैसे एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, या फिर ग्रोथ से हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. सेम रिप्रोडक्शन का है एंड मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ को. तो ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन सेल मास. तो ग्रोथ जो है वो आपके सेल नंबर में भी इंक्रीज़ हो सकती है, सेल नंबर में जो इंक्रीज़ होता है उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं, और सेल मास में जो इंक्रीज़ होता है उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं. नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ इज़ इनडेफिनेट. जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, प्लांट्स का ये नहीं है कि वो किसी सर्टेन एज तक ही ग्रोथ करेंगे, वो जब तक उनकी लाइफ लॉन्ग तक वो जो है ग्रोथ करते हैं. नेक्स्ट है आपका एनिमल्स ग्रोथ इज़ सीन अप टू अ सर्टेन एज, सेल रिप्लेसमेंट कंटिन्यू. जो एनिमल्स होते हैं उनका जैसे एक एज होता है, उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं होती है, बस उनमें सेल रिप्लेसमेंट चलता रहता है. न्यू सेल्स बनती रहती हैं, पुरानी सेल्स डेथ होती रहती हैं, ये चलता है, लेकिन उनमें अलग से कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है. अगर आप वैसे मेजरमेंट की बेसिस पे देखेंगे तो उसमें कोई नई ग्रोथ नहीं होती है उनमें. नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीज़न. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करते हैं, उनमें जो डिवीज़न होता है, एक सेल से 2 नई सेल बनना, वही उनकी ग्रोथ होती है. नेक्स्ट है नॉन लिविंग माउंटेन्स बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो. जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, और जो सैंड माउंट्स हो गए, वो उनमें भी ग्रोथ होती है. सो ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग. इसलिए हम ग्रोथ को जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं कि हम ग्रोथ के बेसिस पे किसी को
कैरेक्टराइज कर दें, जैसे इसमें ग्रोथ हो रही है तो ये लिविंग है और इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो माउंटेन्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, जो सैंड होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। क्या होता है कि जैसे कोई नदी बह रही है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी रेत होती है, तो वो रेत धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे वहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद देखेंगे या फिर कुछ सालों बाद देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी रेत हो जाती है, मतलब एक ढेर टाइप का बन जाता है। तो जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे एक ढेर हो गया, तो वो भी ग्रोथ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ के बेसिस पे हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। नेक्स्ट है आपका, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, और वहीं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे रिलेटेड है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आपका एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, इनमें जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब एक ही चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें वो ग्रोथ कैसे करता है, एक सेल से जब 2 नई सेल बनती है तो वही उसकी ग्रोथ होती है, सेम उसी को हम उसका रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही होता है। नेक्स्ट है आपका, देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स etc। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि आपका हो गया म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो क्या है, हैंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। जैसे कि आप अभी मैंने बताया आपको कि जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई और कुछ ह्यूमंस हो गए जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो लिविंग है और जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं वो नॉन लिविंग है, क्योंकि ये जो है म्यूल्स है ये भी लिविंग है। अब जैसे एक इंसान है, कोई भी इंसान है, अब वो किसी भी रीज़न की वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसको बोल देंगे कि वो ज़िंदा ही नहीं है। तो ये जो आपका ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, इन दोनों को हम एक डिफाइनिंग फ़ीचर नहीं मानते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग का या फिर किसी भी लिविंग बीइंग का, जो उसको ऐसे डिवाइड कर सके कि वो लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कैसे रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल टू अनदर। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक केमिकल का दूसरे केमिकल में जो कन्वर्जन होता है उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल प्लांट एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, फंजाई हैं या फिर जो भी माइक्रोब्स हैं, वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम इन विट्रो। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको हम बॉडी के बाहर जैसे कि लैब में हम देख सकते हैं। केमिकल्स सेल फ्री सिस्टम मतलब किसी भी, जैसे आपका कोई भी एक हमने आर्टिफिशियल वो बनाया है, लैब में पूरा परफॉर्मा तैयार किया है, जैसे वहाँ पे हम वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक सेल फ्री सिस्टम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। नेक्स्ट है आपका, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर इन लिविंग कंडीशन इनसाइड सेल टिश्यू ऑर्गन एंड इन नॉन लिविंग कंडीशन इन विट्रो टेस्ट ट्यूब। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं आपकी, वो हम सेल के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर देख सकते हैं लिविंग कंडीशंस में। लेकिन वहीं अगर नॉन लिविंग कंडीशन है तो उन्हें हम कहाँ देख सकते हैं, हम उन्हें इन विट्रो देख सकते हैं, जैसे कि लैब में हम देख सकते हैं, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करके देख सकते हैं। इसलिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड अ सेल डिफाइनिंग फीचर, हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। और
जो मेटाबॉलिक है उसको भी हम एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं किसी भी लिविंग बीइंग का और नॉन लिविंग बीइंग का। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं अगर वो किसी सेल के अंदर हो रही हैं तो उसको हम एक डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो कहीं टेस्ट ट्यूब में हो रही हैं तो उनको हम मतलब लिविंग फीचर या लिविंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका, वो एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। ये भी पूछा गया था कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सराउंडिंग। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अपनी सराउंडिंग के थ्रू, मतलब जो सराउंडिंग से रिस्पॉन्स करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट लाइन, जो कॉन्शियसनेस है उसको हम बोल सकते हैं एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग्स की। पेशेंट्स लाइंग इन कोमा एंड लिविंग इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। अब एक क्वेश्चन फिर से आपका आया है, जो पेशेंट्स हैं जो कोमा में चले गए हैं तो उनको हम लिविंग बोलें या नॉन लिविंग बोलें। दो पेशेंट लाइंग इन कोमा हैज़ लॉस्ट कॉन्शियसनेस स्टिल कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर प्रेजेंट। तो जो पेशेंट्स कोमा में हैं आपके, तो उनको हम भले ही उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे कोई ब्रेन डेड का पेशेंट है या फिर कोई कोमा में चला गया है, उनमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो चल रही हैं ना उनकी बॉडी के अंदर, इसलिए हम उनको लिविंग बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो नेमिंग का प्रोसेस है, कौन नेम देता है उनको देता है ICBN। ICBN इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी हम लोग के एग्ज़ाम में आया था, ICBN का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका, ये जो एनिमल्स के लिए है, फॉर एनिमल साइंटिफिक नेम्स आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, एनिमल्स को, तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICZN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइंटिफिक नेम्स हैज़ टू कंपोनेंट्स। जो साइंटिफिक नेम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक होता है जेनेरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। The system of providing a name with two components is called a binomial nomenclature। तो एक जो सिस्टम है जिसमें हम दो कंपोनेंट्स का एक नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द नेमिंग सिस्टम इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो जो नेमिंग सिस्टम है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने कौन सा नेमिंग सिस्टम दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। तो आपके जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैसे नाम देना है उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो वो रूल्स क्या हैं, अभी हम वो रूल्स एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो आपके बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो मतलब उनका ओरिजिन लैटिन होता है लेकिन वो लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो ये लैटिन में क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको लैटिन में लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो आपका फर्स्ट वर्ड है किसी भी बायोलॉजिकल नेम में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस। वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो आपका क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट है बोथ words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। जो दोनों वर्ड्स हैं बायोलॉजिकल नेम में जब भी हाथ से लिखे जाते हैं तो वो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं या फिर उनको इटैलिक्स में छापा जाता है। अगर इटैलिक्स में नहीं छापा जाता है तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं जिससे कि उनका लैटिन ओरिजिन पता चल सके। नेक्स्ट आपका क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका।
मैंजीफेरा इंडिका भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल देके पूछा गया था हमारे एग्ज़ाम में कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि सही नाम कौन सा है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज़ टैक्सा। तो हम क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं, मतलब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनकी कैटेगरी के बेसिस पे और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो हम इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो कैटेगरीज का जो साइंटिफिक टर्म है उसको क्या बोलते हैं हम, टैक्सा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया गया है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनटू सुटेबल टैक्सोन। तो टैक्सोनॉमी क्या है, किसी भी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनटू सुटेबल टैक्सोन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सुटेबल टैक्सोन में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपको ये सीक्वेंस पाई याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं कि टैक्सोनॉमी का 3rd स्टेप क्या होगा या फिर टैक्सोनॉमी का 4th स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक क्या है आपका, सिस्टेमिक्स इज सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद देम। मतलब सिस्टेमिक्स एक ऐसी सिस्टेमिक्स हम बोल सकते हैं एक ऐसा सिस्टेमिक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं या फिर उनको उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे अरेंज करते हैं। अब सिस्टेमिक्स होता क्या है एक्चुअली, इसका एज ए फॉर्मूला हम बना सकते हैं, सिस्टेमिक्स टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टेमिक्स किससे मिलके बना है, टैक्सोनॉमी से प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। देन आपका एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि यहाँ पे दी गई है, लिनियस पब्लिश्ड अ बुक सिस्टेमा नेचुरी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसने पब्लिश की है या फिर सिस्टेमा नेचुरी कब पब्लिश हुई थी, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी किसने पब्लिश की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया है कैरेक्टराइजेशन के बारे में। तो कैरेक्टराइजेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, नोट डाउन डिटेल्स, पेंटामेरस, एपिपेटलस। मतलब हमें किस कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, देन उसकी हम डिटेल्स लिखते हैं, डायरी को मेंटेन करते हैं। देन आपका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन कंपेयर द स्पेसिमेन विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन। मतलब आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, हमें जो भी स्पेसिमेन मिला है उसको हम कंपेयर करते हैं हमें जो पहले से हमारे पास स्पेसिमेन है, जिससे कि हम पता कर सकें ये वही है या नहीं है। स्पेसिमेन और मेथड दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक। स्पेसिमेन और मेथड्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। मतलब जो स्पेसिमेन या फिर हम जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं हमारे नए स्पेसिमेन को पहचानने के लिए, तो हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। नेक्स्ट है आपका हर्बेरियम। तो हर्बेरियम से भी क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। तो हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस होता है जहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं जो कि ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और सीड्स के ऊपर प्रिजर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट है दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये सीड्स जो होती हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके ही अकॉर्डिंग ये अरेंज होती हैं। नेक्स्ट है द हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो हर्बेरियम में जो शीट होती है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लगी होती है या फिर कौन कौन सी चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसमें डेट लिखा होगा, स्पेस ऑफ कलेक्शन लिखा होगा, इंग्लिश जो लैंग्वेज में उसका नाम है, लोकल नाम है, बोटेनिकल नाम है, फैमिली, कलेक्टर्स नेम और उसको कब मिला है वो जो डेट वगैरह होती है सब कुछ मेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। तो बोटेनिकल गार्डन में हम
लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं। ईच प्लांट इज़ लेबल्ड। बोटेनिकल गार्डन में सारे प्लांट्स को हम लेबल करके रखते हैं, मतलब नाम वगैरह उनका सारा पड़ा होता है। फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर, तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि आपका दिया गया है रॉयल बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, नेशनल बोटेनिकल गार्डन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। तो यहाँ पे वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं जैसे कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ पे है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। और इसमें ये जो आपका नेशनल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी काफ़ी बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस, जनरली लार्ज एनिमल्स लाइक मैमल्स बर्ड्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम एक कलेक्शन हाउस ही होता है जहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज होती हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं। और यहाँ पे जो जनरली लार्ज एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो सारी हम म्यूज़ियम में कह सकते हैं उनको हम प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं या फिर हम उनको दिखाने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, लिव और एनिमल्स आर केप्ट इन ह्यूमन प्रोटेक्शन इन सिमिलर नेचुरल हैबिटाट एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो आपका जो जूलॉजिकल पार्क्स होता है, मतलब पार्क होते हैं, उनमें हम लिविंग एनिमल्स को रखते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन में रखते हैं, और वैसे ही रखते हैं जैसे वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं, सेम उनको हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं। पर ये एक एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, मतलब उनको उनके नेचुरल हैबिटाट से निकाल के हम अपने बने बनाए आर्टिफिशियल हैबिटाट में रख रहे हैं, पर उनको सेम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी नेचुरल हैबिटाट में थी, और ह्यूमन प्रोटेक्शन में इनको रखते हैं। तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट है आपका हेल्प स्टडी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। और जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं उनसे हम क्या बेनिफिट है हमें उनका, तो उनसे क्या होता है कि हमें उनकी जो फूड, वो एनिमल्स जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उनके जो भी हैबिट्स हैं और उनके बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है जूलॉजिकल पार्क्स में जो भी स्टडी करते हैं उनसे। नेक्स्ट है आपका की। तो की क्या होता है, टैक्सोनॉमिक की हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, स्टेटमेंट्स आर इन पेयर couplet have two contrasting statements, key is based on similarity and dissimilarity, keys are dichotomous, key is analytical in nature, separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species। तो अभी हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमिक की हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो भी टैक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं वो स्पेशली हर्बेरियम में यूज़ की जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। देन जो इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं कीज़ में, वो दो स्टेटमेंट होते हैं, पेयर में होते हैं। देन जो पेयर में स्टेटमेंट होते हैं वो कंट्रास्टिंग होते हैं, हमेशा मतलब अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जिसमें हमें जैसे हम किसी भी की को फॉलो कर रहे हैं, दो अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक अगर गलत है तो दूसरा सही होगा, और वही हमें लीड करेगा कि आगे हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किसी भी जो आपका मान लीजिए कोई भी स्पेसिमेन है उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। देन की इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, सेम है। अगर कोई भी स्पीसीज़ है या फिर कोई भी स्पेसिमेन है जिसको हमें पहचानना है, तो उसमें एक कंट्रास्टिंग फीचर होते हैं, वो तो मैंने बताई है। देन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, एक जो आपका स्पेसिमेन से मैच कर रहा होगा, एक जो आपका स्पेसिमेन से मैच नहीं कर रहा होगा। देन कीज़ आर डाइकोटमस, और ये नेचर में कैसी होती हैं, डाइकोटमस होती हैं। की इज़ एनालिटिकल इन नेचर, और आपकी जो कीज़ होती हैं वो एनालिटिकल होती हैं नेचर में। देन सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। जो आपकी अलग अलग टैक्सोनॉमिक की होती हैं वो अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि कैटेगरी कौन सी, आपकी फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज़ होगी, ये सारी चीज़ें। देन आपका फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये बहुत ही शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बट आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोरा। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। तो फ्लोरा में क्या होता है, जो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट, मतलब जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल रह रहा है उसका जो एक्चुअल हैबिटाट है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, और किसी भी गिवन एरिया में जितने भी प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए गए
गए हैं उस सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, फ्लोरा के अंदर। देन है आपका मैनुअल आर स्पेसिफिक मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। जो मैनुअल होते हैं वो थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इनमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं। देन आपका आता है मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन एनी वन टैक्सोन। तो मोनोग्राफ जो होता है उसमें किसी एक टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन होती है। देन कैटलॉग प्रोवाइड द इंडेक्स और लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो कैटलॉग होता है वो इंडेक्स मतलब एक लिस्ट प्रोवाइड करता है प्लांट स्पीसीज़ की, जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्लांट स्पीसीज़ हैं उन सब की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं कैटलॉग। मतलब उस लिस्ट को ही हम कैटलॉग बोलते हैं। देन आपका आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है, कैटेगरी एंड टैक्सॉन। तो कैटेगरी क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी जो भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं कैटेगरी। एंड आपका आता है टैक्सोन। तो टैक्सोन क्या है, इट इज़ अ सच कैटेगरी टू विच सम फीचर इज़ अटैच। तो टैक्सोन क्या है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कुछ फीचर्स अटैच होते हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म ऑफ कैटेगरी। टैक्सोन क्या है, कैटेगरी का ही एक साइंटिफिक टर्म है टैक्सोन। जैसे कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम वही लिखा है यहाँ पे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है वो किसी भी कैटेगरी का एक सीक्वेंस हमको रिफ़र करती है, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। नेक्स्ट आता है आपका स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड और एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। तो स्पीसीज़ एक ऐसा ग्रुप होता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो नए फर्टाइल यंग वंस को है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन है आपका स्पीसीज़ आर इम्यूटेबल बाय लिनियस। जो लिनियस थे उन्होंने कहा था कि स्पीसीज़ इम्यूटेबल है, मतलब इनमें म्यूटेशन नहीं होता है। देन नेक्स्ट है आपका एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। तो एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ में डिफरेंस क्या होता है, जो एलोपैट्रिक स्पीसीज़ होती हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं और जो सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ होती हैं वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, सेम जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट है आपका कीस्टोन स्पीसीज़। तो कीस्टोन स्पीसीज़ क्या होती है, जो कीस्टोन स्पीसीज़ होती हैं वो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब जो कीस्टोन स्पीसीज़ होती हैं वो अदर स्पीसीज़ के लिए सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसी स्पीसीज़ ज़रूर होगी कि अगर वो स्पीसीज़ नहीं रहेगी तो उस एरिया की सारी स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए बस ऐसे ही ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी एरिया में घास फूस ही नहीं है, मतलब घास फूस ख़त्म हो गई तो उसको जो खाने वाले छोटे जानवर होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो उन छोटे जानवरों को खाने वाले जो बड़े जानवर होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा एरिया एकदम स्पीसीज़ लेस हो जाएगा, मतलब उसमें कोई जानवर ही नहीं रहेगा। तो उस टाइप की हम स्पीसीज़ को कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज़। नेक्स्ट है आपका अ क्लासिक कीस्टोन स्पीसीज़ इज़ अ प्रीडेटर दैट प्रिवेंट्स अ पर्टिकुलर हर्बीवोरस स्पीसीज़ फ्रॉम एलिमिनेटिंग डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज़। तो जो एक क्लासिक कीस्टोन स्पीसीज़ होती है वो प्रीडेटर होती है और वो प्रिवेंट करती है किसी भी, जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया यहाँ पे उसी का जस्ट अपोजिट लिखा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, उसको कीस्टोन स्पीसीज़ बताया है, तो वो क्या करता है, जो छोटे हर्बीवोरस यानी कि जो शाकाहारी स्पीसीज़ होती हैं वो किसी भी प्लांट स्पीसीज़ को डोमिनेट करने के लिए रोकती हैं। मतलब अगर जैसे कोई बहुत ज़्यादा उस एरिया में कुछ छोटे जानवर हैं जो शाकाहारी जानवर हैं जो घास खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, वो सारी घास खा लेंगे, उसके बाद घास ही नहीं बचेगी, धीरे धीरे सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो लायंस वगैरह क्या होते हैं, छोटे जानवर को खाते रहते हैं, तो वो एक पूरा एरिया जो है वो मेंटेन रहता है, बैलेंस में रहता है। तो उस स्पीसीज़, तो यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज़ क्या हो गई, लाइन हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका जीनस। तो जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज़। जब बहुत सारी स्पीसीज़ मिलती हैं तो वो एक जीनस बनाती हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज़ बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। जो आपका पोटैटो और ब्रिंजल है दोनों अलग अलग स्पीसीज़ से हैं लेकिन दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, जो कि है आपका सोलेनम। सेम यहाँ पे लॉइन, पैंथेरा लियो, लियोपर्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर,
Panthera tigris with several common features. All are species of the genus Panthera. मतलब ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं लेकिन इनके कुछ जो फीचर्स हैं वो सेम हैं और ये सारी की सारी किससे बिलोंग करती हैं आप जो जीनस है पैंथेरा से। नेक्स्ट है फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। प्लांट में जैसे प्लांट जो होते हैं उनकी फैमिली में हम लास्ट में क्या लगाते हैं एसीई, जैसे कि सोलेनेसी, लिलिएसी। एंड जो एनिमल होती है उसमें हम क्या लगाते हैं इडी। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. जो फैमिली होती हैं उनको हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही फीचर्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं या फिर उनको कैरेक्टराइज करते हैं अलग अलग में। नेक्स्ट है आपका फैमिली सोलेनेसी, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा जेनरा। जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें आपके कौन कौन से जेनरा आते हैं, जैसे कि सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया एंड धतूरा हो गया। ये सारे जेनरा मिल के क्या बनाते हैं, फैमिली एक बनाते हैं सोलेनेसी। देन है आपका फैमिली फेलिडी। इसमें कौन कौन आता है आपका, जैसे फेलिस कैट की फैमिली आ गई, पैंथेरा टाइगर वाली फैमिली, टाइगर वाला जीनस आ गया, फेलिस कैट वाला जीनस आ गया। दोनों मिलके एक कॉमन फैमिली बना रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं फेलिडी। नेक्स्ट है आपका फैमिली कैनेडी, इंक्लूड्स डॉग। जो फैमिली कैनेडी है उसमें सारे टाइप के जितने भी टाइप के डॉग हैं उन सारे जीनस को मिलके एक फैमिली बन रही है जिसको हम बोल रहे हैं कैनेडी। अब आपका आ रहा है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। 1 मिनट। तो आपका ऑर्डर क्या है, जो आपका जो भी जितने भी आपके जेनरा हैं या फिर जितनी भी आपकी फैमिलीज़ हैं वो सारी फैमिलीज़ मिलके एक वो बना रही हैं ऑर्डर। जैसे कि आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी फैमिलीज़। इसमें बहुत सारी फैमिलीज़ मिलके आपका एक ऑर्डर बना रही हैं। कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली है आपकी, फेलिडी एंड कैनेडी, मतलब डॉग की फैमिली और कैट की फैमिली दोनों मिलके एक ऑर्डर बना रही हैं जिसको हम बोल रहे हैं कार्निवोरा। देन आता है आपका क्लास। तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, मतलब बहुत सारे ऑर्डर मिलके अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास में मिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ऑर्डर कार्निवोरा, टाइगर, कैट, डॉग। तो आपकी जो क्लास है मेमेलिया उसमें अलग अलग जो भी ऑर्डर्स हैं बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके एक फैमिली मतलब एक क्लास में आते हैं। जैसे कि आपका ऑर्डर प्राइमेटा, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं इसमें। ऑर्डर कार्निवोरा जिसमें टाइगर, कैट, डॉग सब कुछ आता है। देन आपका फाइलम और डिवीज़न। तो फाइलम और डिवीज़न क्या है, अर्नेस्ट हैकल कॉइन्ड द टर्म फाइलम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो अर्नेस्ट हैकल हैं उन्होंने आपका जो टर्म फाइलम है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। कॉर्डेट्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, मैमल्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। मतलब आपका जो फाइलम है वो फाइलम बहुत सारी जो आपकी क्लास है, ऑर्डर है, ये सारी एक बड़े कह सकते हैं एक बड़े बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के जैसे आपका जो है क्लास है। तो बहुत सारी क्लासेस के बाद जो आता है वो आपका आता है फाइलम, जहाँ पे हम जैसे अगर आप क्या करेंगे 1 मिनट। तो फाइलम क्या है, आपका फाइलम बहुत सारी क्लासेस को मिलके एक फाइलम बनता है। जैसे कि आपका कॉर्डेट है, कॉर्डेटा में क्या आता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपका मैमल्स हो गया, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। देन आपका आता है किंगडम। तो किंगडम में क्या होता है कि ऑल किंगडम्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। तो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस में आते हैं, किंगडम एनिमलिया में। नेक्स्ट आपका लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे हम हायर जाते हैं, मतलब हायर क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं तो आपके जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे कि जो सेम स्पीसीज़ का होगा उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा सेम होंगे, पर एक ही किंगडम का और एक ही स्पीसीज़ का दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है कैरेक्टर्स के बेसिस पे। मतलब अगर हम छोटे लेवल पे उनको कैरेक्टराइज कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उनमें ज़्यादा कैरेक्टर सेम होते हैं। वहीं अगर हम बड़े लेवल पे देखेंगे तो कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है, ये भी क्वेश्चन आया था
मतलब आप बोलेंगे कि सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए थे क्या, पर ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर ही हैं। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि सीक्वेंस वाइज इनको अरेंज करो। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, स्पीसीज़ आता है, देन आपका जीनस आता है, देन फैमिली आता है, देन ऑर्डर आता है, देन क्लास आता है, उसके बाद फाइलम और डिवीज़न एंड किंगडम। तो इस आपको याद रखना, आप अगर चाहें तो आप किसी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आप अपनी खुद की पर्सनली ट्रिक बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और बाकी वीडियो पूरे चैप्टर का यही था समराइजेशन, मतलब ये चैप्टर इतना शॉर्टली बता दिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको बहुत जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप वीडियो नॉर्मल देखें, आप 2x पे भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो यही है मेरा कि आप जितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं सेव कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप लोग के पास भी वेस्ट करने के लिए। और मेरे हिसाब से अभी आप उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा पकड़ बनाइए जिनमें आपको लगता है कि हाँ आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, आप उतना ज़्यादा उनमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आप मान लीजिए आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिए थोड़ा अच्छे से। इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट्स तो ईजी हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। और जैसे कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या है कि आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, बायोलॉजी है, दोनों में 50% तक क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम आते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही रिलेटेड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जितना आप कर पाएँ उतना कर लीजिए। बाकी वीडियो देखते रहिए, मैं बताती रहूँगी आगे आपको कैसे क्या करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।